तो इस वीडियो में हम कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। ओ शुरुआत में ही गलती हो गई, ये नेक्रोसिस है। अभी ध्यान आया मेरा। ठीक है, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप सब देखें। मान लीजिए कोई भी सेल इंजरी होती है तो उसके दो कॉज हम जानते हैं। बहुत सारे कॉज होते हैं, उसमें दो कॉज होते हैं। एक होता है स्चेमिया, एक होता है हाइपोक्सिया, है ना। क्या आप बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? हाइपोक्सिया ज़्यादा डेंजरस है या स्चेमिया? पॉज करें, सर्च करें और बताएं कौन सा ज़्यादा डेंजरस है। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ज़्यादा डेंजरस है और क्यों ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस को पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा नेक्रोसिस के बारे में जान लेते हैं। तो हम एपोप्टोसिस के बारे में जान चुके हैं। एपोप्टोसिस क्या था? तो एपोप्टोसिस क्या था अगर बहुत ही चंद शब्दों में बताएं तो एपोप्टोसिस एक टाइटली रेगुलेटेड, है ना, सुसाइडल पाथवे था सेल डेथ का। ठीक है, और उसमें जो सेल डेथ होती थी वो अक्सर नॉर्मल सेल डेथ होती थी और कोई भी तरह का इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलता था क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती थी। ठीक है, उससे एकदम उल्टा मतलब अगर वो टाइटली रेगुलेटेड है, इस सेल को तो मारना ही है, वो तो था एपोप्टोसिस। ठीक है, लेकिन जो सेल डेथ एक्सीडेंटल या अनरेगुलेटेड फॉर्म में हो जाती है, जैसे अचानक किसी सेल की हो गई इंजरी, है ना, मतलब किसी सेल की इंजरी हो रही है, तो वो एपोप्टोसिस के फॉर्म में नहीं मरेगा, वो मरेगा नेक्रोसिस के फॉर्म में। किस फॉर्म में? उसका क्या पाथवे होगा? सेल डेथ का पाथवे होगा उसका नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इंडिकेटिव ऑफ सेल डेथ इन लिविंग टिश्यू फॉलोइंग हार्मफुल इंजरी, है ना। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस सेल डेथ को इंडिकेट करते हैं, अगर अपन बात करें तो इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसके कारण इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होती है क्योंकि अंदर का कंटेंट लीक आउट होता है। आयन होम्योस्टेसिस बिगड़ जाता है क्योंकि जब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो आयन होम्योस्टेसिस बिगड़ना ऑब्वियस सी बात है। अगर अपन बात करें क्या होता है, तो इन सेल्स का जो होता है एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है। जो एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है, क्या होता है इन सेल्स का? नेक्रोसिस में एंजाइमेटिक डाइजेशन। इसमें क्या होता है कि जो इसके इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स है, इनका क्या होता है? डीनेचुरेशन। इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं। अगर इंट्रासेल्युलर प्रोटीन्स डीनेचर कैसे होते हैं, तो उसी सेल के लाइसोसोम्स, या हम बात कर चुके हैं कि इन सेल्स में इन्फ्लेमेशन कॉज होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होती है, तो साथ जैसे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगी ल्यूकोसाइट्स आएंगे, तो ल्यूकोसाइट्स के लाइसोसोम्स, उस खुद सेल के लाइसोसोम्स, ये मिलकर इंट्रासेल्युलर जो सेल डैमेज हो रहा है, मतलब इंट्रासेल्युलर डाइंग सेल के प्रोटीन्स का डीनेचुरेशन करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर अपन बात करें तो अगर कोई इंजरी से डेड सेल हो रहा है, मतलब इंजरी से कोई सेल है, कोई सेल इंजर्ड हो चुका है, और अगर वो सेल इंजर्ड हो चुका है तो इंजर्ड होते ही अगर अपन उसको फिक्सेटिव में डाल रहे हैं, मतलब डेथ होते ही उसको अपन फिक्सेटिव में डाल रहे हैं, इंजरी के बाद, डेथ होने के बाद अगर अपन उसको फिक्सेटिव में डाल रहे हैं, तो वो सेल, एक सेकेंड ना, मैं पॉज करता हूँ बहुत। हाँ, तो डेथ होती है अगर अपन उस सेल को फिक्सेटिव में डालते तो उस सेल का नेक्रोसिस तो नहीं होता, पर उस सेल ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। होपफुली आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बेसिक थी नेक्रोसिस के बारे में। अगर एक और बात अपन देखें तो नेक्रोसिस में जो सेलुलर चेंजेस होते हैं वो इतना जल्दी नहीं होते। नेक्रोसिस के जो सेलुलर चेंजेस होते हैं
वो इतना जल्दी नहीं होते। उनको जैसे अपन मान लेते हैं एमआई मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन जो है वो भी नेक्रोसिस ही हो रहे हैं उसमें भी, तो उसमें 4 से 12 घंटे लग जाते हैं सेलुलर चेंजेस होने में, ठीक है। लेकिन अपन ये जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डीनेचर हो जाती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब डीनेचर हो गई तो अंदर से जो उसके कार्डियक स्पेसिफिक एंजाइम्स हुए या प्रोटीन्स हुए वो 2 घंटे के अंदर ही बाहर आ जाते हैं। जैसा अपन बायोकेम में पढ़ चुके हैं, कौन कौन से, चाहे वो कार्डियक मसल का क्रिएटिनिन काइनेज हो, मतलब क्रिएटिनिन काइनेज एमबी है ना, याद है। एमएम तो था मसल्स का, बीबी था ब्रेन का, एमबी था हार्ट का, हार्ट कार्डियक मसल। या ट्रोपोनिन की बात करें तो ये चीज़ें 2 घंटे के अंदर सेल के बाहर आ जाती है, इसलिए अपन इनको एमआई के मार्कर्स के फॉर्म में लेते हैं। जबकि अगर अपन एमआई के सेल्स को अगर खुद की बात देखें तो वो लगभग 12 घंटे लग जाते हैं उसको मतलब उसमें नेक्रोटिक चेंजेस होने में। तो ये तो था अपन नेक्रोसिस के बारे में थोड़ा बहुत जाना, पर अभी तक अपन ने जो जाना वो क्या था, किसी एक सेल की नेक्रोसिस, कि भाई उस सेल की एक्सीडेंटल अनरेगुलेटेड फॉर्म में डेथ हो गई, उस सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई, ये सब अपन ने एक सेल का जाना। अब अपन जो बात कर रहे हैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, ये क्या होती है, तो ये पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस है एक टिश्यू का नेक्रोसिस से क्या समझते हैं, जब बहुत सारे पास के सेल्स का जब नेक्रोसिस हो जाता है तो अपन उसको मानते हैं कि उस टिश्यू का नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। तो अब टिश्यू का नेक्रोसिस अलग अलग तरह से होता है। अब अलग अलग तरह से होता है, इसका ये मतलब है कि जो नेक्रोसिस जब हो रहा है तो उसके जो मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स है वो अलग अलग होते हैं। जैसे अभी अपन कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की बात करेंगे, कैल्सिफिकेशन की वीडियो में मैंने थोड़ी बहुत बेसिक्स आपको बताई थी। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, उसमें मैंने ये बोला था कि जब एंजाइम जब सेल है उसका नेक्रोसिस हो रहा है तो उसके प्रोटीन्स डिग्रेड होके लिक्विड की फॉर्म में, पस की फॉर्म में हो जाते हैं, है ना, तो वो था लिक्विफेक्टिव। तो ये सब क्या हो रहा है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। तो ठीक उसी तरह कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है, एक पैटर्न ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑफ नेक्रोसिस, ठीक है। अगर कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की बात करें तो कैसा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होता है, तो ये इस तरह का एक फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस है जिसमें जो आर्किटेक्चर डेड सेल का जो स्ट्रक्चर है वो एटलीस्ट कुछ टाइम तक या कुछ दिनों तक तो प्रिजर्व रहता है। उसमें किसी भी तरह की कोई भी थोड़ी तो चेंजेस होती है, पर फिर भी उसका स्ट्रक्चर थोड़ा नहीं बहुत कुछ चेंज होता है अंदर तो, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है, उसकी जो प्रिजर्व रहता है उसका स्ट्रक्चर, एक फर्म स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर, जिसको कंप्रेस नहीं कर सकते ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है डेड टिश्यू का, लेकिन वो स्ट्रक्चर प्रिजर्व है। लिक्विफेक्टिव में क्या होता है, वो लिक्विडफाई हो जाता है पस की फॉर्म में, है ना। केशियस में क्या होता है, चीज़ लाइक हो जाता है, लिक्विफेक्टिव का नहीं हो, लिक्विफेक्टिव का ये था केशियस का चीज़ लाइक, ठीक है। ठीक उसी तरह से कोएगुलेटिव में क्या हो रहा है, कोएगुलेटिव में वो स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह रहा है, एटलीस्ट प्रिजर्व रह रहा है एटलीस्ट कुछ दिनों तक। ये तो थी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की डेफिनेशन। तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट हाँ ज़्यादातर 2 मार्क का क्वेश्चन ही है। तो सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि क्या होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये जो इससे ऊपर की बातें थी ये सिर्फ नेक्रोसिस की बेसिक्स थी, नेक्रोसिस की डेफिनेशन थी, आप इसको मान सकते हैं नेक्रोसिस की डेफिनेशन ही, ठीक है। नेक्रोसिस के बारे में बहुत कुछ बेसिक अपन ने जाना था। फिर ये था कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। अब कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है तो टिश्यू डेड हो रहा है, टिश्यू डेड हो रहा है पर उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, उसका स्ट्रक्चर फर्म रह रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इंटैक्ट स्ट्रक्चर क्यों रह रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि मान लीजिए ये टिश्यू है, टिश्यू के सेल्स हैं, तो जब ये टिश्यू का सेल है तो क्या हो रहा है कि इसके अंदर इंट्रासेलुलर चेंजेस तो हो रहे हैं, है ना, इंट्रासेलुलर प्रोटीन का डिग्रेडेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन के साथ एंजाइम जो हो रहे हैं उनका भी डिग्रेडेशन हो रहा है। प्रोटीन का तो डिग्रेडेशन हो रहा है, सेलुलर कंपोनेंट्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, बट साथ में एंजाइम्स का भी डिग्रेडेशन हो रहा है। एंजाइम डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि सेल को
चाहे वो लिक्विड फॉर्म करना है या चेंज करना है, तो उसके लिए एंजाइम ज़रूरत है, पर एंजाइम खुद ही डिग्रेड हो गए। जब एंजाइम ही डिग्रेड हो गए तो उसके बाद प्रोटियोलाइसिस हो नहीं सकता डेड सेल का। तो इंजरी के कारण स्ट्रक्चरल प्रोटीन तो डीनेचर हो रहे हैं, बट डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम्स भी हो रहा है। तो वो क्या करता है, प्रोटियोलाइसिस ऑफ डेड सेल को ब्लॉक कर देता है। इस ब्लॉकिंग के कारण वो जो सेल जो डैमेज हो रहा है वो अपना इंटैक्ट स्ट्रक्चर या इंटैक्ट फॉर्म टेक्सचर रख पाता है। ठीक है, इसके बाद की अगर अपन बात करें तो हिस्टोलॉजिकली क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं उस सेल में। तो एक बहुत बेसिक बात है कि जब भी नेक्रोसिस होता है तो सेल इओसिनोफिलिक हो जाता है। डेड सेल है तो न्यूक्लियस धीमे धीमे डिग्रेड हो ही रहा है। अन्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलता है, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे लाता हूँ मैं इसको, अन्यूक्लिएटेड सेल देखने को मिलता है, साथ में इओसिनोफिलिक सेल होता है। इओसिनोफिलिक यानी क्यों होता है इओसिनोफिलिक, तो इसके दो कॉज है। थोड़ा सा मैं एकदम ब्लैंक स्क्रीन ले लेता हूँ। क्या होता है, मान लीजिए साइटोप्लाज्मा, तो साइटोप्लाज्मा में क्या था, पहला तो ये था साइटोप्लाज्मिक आरएनए। ये जो साइटोप्लाज्मिक आरएनए था ये नॉर्मली जब तक सेल इंटैक्ट है, मतलब जब तक सेल नॉर्मल है लिविंग सेल में, ये साइटोप्लाज्मा में साइटोप्लाज्मिक आरएनए होता है जो वॉयलेट स्टेन HNE स्टेन में वॉयलेट कलर या ब्लू इंक के साथ बाइंड होता है। अब जैसे ये सेल डेड हो रहा है तो ये जो ब्लू इंक के साथ बाइंड होने वाला साइटोप्लाज्मिक mRNA है ये डिग्रेड हो जाता है। तो इसके कारण पहली बात तो साइटोप्लाज्म में ब्लू इंक के साथ बाइंड होने वाली चीज़ें खत्म हो रही है। तो ये देखिए धीमे धीमे ये सेल में जो ब्लू चीज़ें थी वो तो ख़त्म हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जो डीनेचर्ड प्रोटीन्स हैं वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं। और डीनेचर्ड प्रोटीन किसके साथ बाइंड होते हैं, पिंक स्टेन के साथ बाइंड होते हैं, इओसिनोफिलिक स्टेन के साथ बाइंड होते हैं। तो इसके कारण जो सेल है वो इओसिनोफिलिक हो जाता है, कंप्लीटली इओसिनोफिलिक हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें, कुछ दिनों तक ऐसा सेल परसिस्ट करता है हिस्टोलॉजिकली अगर अपन देखें तो ये तो था हिस्टोलॉजिकल चेंजेस। अगर उसके बाद क्या होता है तो अल्टीमेटली सेल का नेक्रोटिक सेल को रिमूव करना होता है। तो फैगोसाइटोसिस से अल्टीमेटली वो नेक्रोटिक सेल रिमूव हो जाता है। फैगोसाइटोसिस से अल्टीमेटली वो दो तरह से होता है, एक तो क्या होता है फैगोसाइटोसिस से हो जाएगा और दूसरा क्या आएगा, लाइसोसोमल एंजाइम्स। अब फैगोसाइटोसिस भी कौन करेगा, तो इन्फिल्ट्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स। और क्योंकि अपन जानते हैं नेक्रोसिस में क्या आएगा, नेक्रोसिस में सेलुलर कंपोनेंट जैसे लीक आउट होएगा इन्फ्लेमेशन होएगा तो ल्यूकोसाइट्स हाथों हाथ आएंगे। तो इन्फिल्ट्रेटिंग ल्यूकोसाइट्स या ल्यूकोसाइट्स के खुद लाइसोसोमल एंजाइम्स ये उस सेल को अल्टीमेटली रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद इसका एग्जाम्पल बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है स्टेमिया के कारण जो भी मतलब सेल डेथ होती है वो होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के फॉर्म में। तो जो भी स्टेमिया के कारण सेल डेथ हो रही है वो होती है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के फॉर्म में। एक्सेप्ट ब्रेन में जो स्टेमिया के कारण सेल डेथ होती है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के फॉर्म में। पर बाकी किसी भी ऑर्गन, चाहे वो ऑर्गन स्प्लीन हो या वो किडनी हो, हार्ट हो, ठीक है, लिम्फ्स में कौन से होते हैं स्टेमिया के कारण, ड्राई गैंग्रीन देखने को मिलता है। तो ड्राई गैंग्रीन खुद भी एक कौन से फॉर्म का, एक कोएगुलेटिव फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस का एग्जाम्पल है। इंपॉर्टेंट MCQ है कि ड्राई गैंग्रीन कौन से फॉर्म का होता है नेक्रोसिस, तो वो होता है कोएगुलेटिव फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस। तो क्या इस्चेमिया कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन वेसल्स मे लीड टू कोएगुलेटिव नेक्रोसिस ऑफ सप्लाइड टिश्यू इन ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन। ऑल ऑर्गन्स एक्सेप्ट ब्रेन, बाकी सारे ऑर्गन्स में वो इस्चेमिया के कारण इंड्यूस्ड जो होती है वो कोएगुलेटिव होती है, जबकि ब्रेन में कौन सी होती है, लिक्विफेक्टिव। और जो भी मतलब लोकलाइज्ड एरिया है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का उसको इन्फ्रेक्ट कहते हैं, अपन जानते हैं। इस इन्फ्रेक्ट से इन्फ्रेक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन वर्ड बनता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन खुद कौन सा तरीका है, तो कोएगुलेटिव नेक्रोसिस का टाइप है। एक और बात अपन देखते हैं, तो ये इस्चेमिया के कारण सेल डैमेज होता क्यों है। वो जो बात मैंने आपसे शुरुआत में पूछी थी, इस्चेमिया ज़्यादा खतरनाक है हाइपोक्सिया।
तो इस्चेमिया जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है हाइपोक्सिया के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया में क्या होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो रही है ना टिश्यू पे, फिर भी वो एनएरोबिक मतलब आपकी एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस कर सकता है, तो कुछ हद तक कुछ समय तक वो जिंदा रह सकता है। जबकि इस्चेमिया में क्या हो रहा है, इस्चेमिया में उसको ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए जो चीज़ चाहिए वो चीज़ ही नहीं मिल पाती। ग्लूकोज तो चाहिए ग्लाइकोलाइसिस के लिए भी, है ना, तो अब ग्लूकोज ही नहीं मिल रहा, तो फिर इस्चेमिया आप समझ रहे हैं ना, इस्चेमिया ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू क्या बोलते हैं अपन, हाइपोक्सिया। क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि इस्चेमिया में जो बेसिक चीज़ें चाहिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए या मतलब सेल को मेटाबॉलिज्म के लिए, वो सब चीज़ें डिप्लीट हो जाती है। जबकि हाइपोक्सिया में केवल और केवल ऑक्सीजन डिप्लीशन होता है, और ऑक्सीजन डिप्लीशन को आप एनाएरोबिक मैकेनिज्म से थोड़े टाइम तक कंपनसेट कर सकते हैं। एक और चीज़ अगर अपन देखते हैं तो इस्चेमिया से क्या होता है, ऑक्सीजन टेंशन तो बढ़ता ही है। अब ऑक्सीजन टेंशन भले वो इस्चेमिया हो या हाइपोक्सिया हो, उसके कारण क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, उसके कारण एटीपी सिंथेसिस कम हो जाता है। अब एटीपी सिंथेसिस कम हो गया तो सेल का बेसिकली एटीपी सेल में सबसे ज़्यादा कहाँ ज़रूरत होती है, सोडियम पोटेशियम पंप। वो सोडियम पोटेशियम पंप सही से काम नहीं करता और उसके कारण सोडियम सेल के अंदर इकट्ठा रह जाता है ना। इसके कारण इसके पीछे पीछे वाटर आता है, ठीक है, और वो सेल स्वेलअप हो जाता है। तो अपन ये जानते हैं कि नेक्रोसिस मतलब एपोप्टोसिस में अपन ने एक बात देखा था कि क्या था, एपोप्टोसिस में अपन ने क्या देखा था कि जो सेल हो रहा है उसका क्या होता था, श्रिंकेज, जबकि नेक्रोसिस में वो सेल स्वेल होता है, सॉरी सेल स्वेलअप होता है, ठीक है। तो ये थी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के बारे में वही बातें थी जो लिखी हुई थी, बस बेसिकली वही था, और बाकी सब जो मैंने बताया वो एक्स्ट्रा है। फिर भी कोएगुलेटिव नेक्रोसिस एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है या कोई भी दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस हो। इसी के साथ थैंक यू, एक खुशी का सिंबल। दिस वॉज जयंत शर्मा फ्रॉम GMC बाड़मेर।